सो हे गाइस, वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो यूसीएल की ग्रुप स्टेज की मैचेस खत्म हो चुकी है एंड राउंड ऑफ 16 में जो क्वालिफिकेशन जो टीम है आपके सामने है, ये सारी टीम क्वालिफाइड कर चुकी है और बहुत सारी टीम यूरोप आ जा चुकी है एंड बहुत सारी टीमों का यूरोप का सफर यहीं पे खत्म हो जाता है, राइट। बहुत सारी टीम यूसीएल में कहने की डोमिनेंस दिखाते हुए, जैसे रियल मैड्रिड बोलो या फिर बायर्न म्यूनिख बोलो, आप मैन सिटी बोलो, 6 में से 6 मैच ही वो लोग जीत के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसी भी टीम है जो सरप्राइज करते हुए बहुत सारे लोगों को, जैसे कोपेनहेगन, हम लोग ग्रुप ए से प्रेडिक्ट किए थे कि बायर्न म्यूनिख एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिफाई करेगा, या फिर कुछ गलत हो गया यूनाइटेड के साथ तो वहाँ पे गलत असर है कहीं ना कहीं क्वालिफाई करेगा, लेकिन कोपेनहेगन सबको सरप्राइज करते हुए कोपेनहेगन राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करते हुए एंड उसके बाद सेविया कहीं ना कहीं यूरोप से भी बाहर हो गया, यूसीएल से तो बाहर हो ही गया एंड यूरोप से भी बाहर हो गया, तो सेविया के लिए इस बार के लिए यूरोप का सफर खत्म हो गया, राइट। एंड अगर मैनचेस्टर की बात बोले, उनका भी केस सेम ही है, यूरोप से तो बाहर पूरी तरीके से हो ही गया और यूरोप भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके ऊपर बातचीत करेंगे एंड आज थंबनेल देख के पता चली गया है कि किस क्लब के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस परफॉर्मेंस के बाद कहने की बहुत सारे फैंस बटे हुए, कुछ फैंस गाली दे रहे ओनर्स को, ग्लेजर बहुत खराब है, ग्लेजर के लिए कहने कि हमारा ये खराब टाइम आया है। बहुत सारे लोग गाली दे रहे प्लेयर्स को, भाई प्लेयर्स बहुत खराब प्लेयर्स है, बहुत एवरेज प्लेयर्स है, मीडियोकर प्लेयर्स, और बहुत सारे एरिक टेन हैग के पीछे पड़े कि एरिक टेन हैग को निकालो यार, सैक द मैनेजर, एंड कहने के एरिक टेन हैग की वजह से हम लोग इस सिचुएशन में भी खड़े। लेकिन अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, मैं अगर अपना टेक ऑन दूँ, कहने की ताली एक हाथ से नहीं बजता। जिस रन ऑफ फॉर्म में, जिस कंडीशन में अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड है, उस कंडीशन में आपको लाने के लिए कहने की एक व्यक्ति या फिर एक कोई प्लेयर या फिर एक कोई रीजन जिम्मेदार नहीं होता। इसके लिए कहने की बंच ऑफ रीजन की जरूरत है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड मैं 4 पॉइंट लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आप यूनाइटेड फैंस हो या फिर अगर फुटबॉल फैंस भी हो, किसी और क्लब के भी फैंस भी हो, आपको ये पॉइंट सुन के आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस होगा कि क्या क्या चीज़ गलत होने से एक क्लब खराब पोजिशन पे आ जाता है। कहने की 10 साल या 12 साल पहले अगर आप बोलोगे किसी को मैनचेस्टर यूनाइटेड यूसीएल क्वालिफाई नहीं कर पाए, ग्रुप स्टेज क्लियर नहीं कर पाए, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आज ये हालत हो चुका है, राइट। तो बट ऑब्वियस क्या क्या रीजंस है, क्या क्या चीज़ के ऊपर हमें देखना चाहिए और क्या क्या चीज़ खराब होता है तो एक क्लब इतना डाउनफॉल एडमिट करता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं। पहला चीज़ है कि दैट इज बट ऑब्वियस मैनेजमेंट, बट ऑब्वियस ग्लेजर्स, बट ऑब्वियस द ओनर्स, राइट। देखो, अगर ओनर्स अगर ठीक ठाक हो तो इस एक क्लब का इतना खराब टाइम नहीं आता, राइट। क्या क्या चीज़ है? पहला चीज़ है कि आप जानते हो बहुत साल से ग्लेजर्स हमारे क्लब के ओनर है एंड हर एक साल वो लोग एक अच्छा खासा मोटा एक प्रॉफिट निकालते क्लब से, लेकिन क्लब में अगर इन्वेस्ट करने के लिए बोलो तो कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करते। हमारा जो कैरिंगटन का जो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहाँ पर भी इन्वेस्ट कुछ नहीं हुआ। ओल्ड ट्रैफर्ड का स्टेडियम वो भी खराब से बदतर है, राइट। बहुत सारे लोगों का ये भी कंप्लेन आता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड के जो सीट है, सीट के नीचे चूहा मिलता है, राइट। तो कहने की रिनोवेशन बोलो या फिर न्यू करके कुछ अपडेट बोलो, बहुत साल से नहीं हुआ, राइट। एंड इसकी वजह से कहने की देखो आप इस बार का तो यूरो है जो इंग्लैंड में है, तो कहने की एक भी मैच ओल्ड ट्रैफर्ड हासिल नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेडियम कंडीशन अच्छा नहीं है, राइट। तो कहने की, और अगर प्लेयर की बात बोली या फिर जो रिक्रूटमेंट की बात बोलो, ग्लेजर्स बहुत ही खराब है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में एक बोल चुका हूँ कि हमारे जो मैनेजमेंट में थे, जो हमारे जो दो महान व्यक्ति थे, एक जॉन मर्ट और रिचर्ड अर्नल्ड, दोनों जो मैनेजमेंट में थे, कहने की रिक्रूटमेंट इनके हाथ में था। ये जो 2 महान व्यक्ति थे, जॉन मर्ट और रिचर्ड अर्नल्ड, तो आपको लोगों को शायद पता है हमारे मैनेजमेंट में कंट्रोल में थी, यही लोग रिक्रूटमेंट करते थे। और ये सरप्राइजिंगली ये दोनों ही फुटबॉलिंग ब्रेन नहीं है, बिकॉज ये लोग मार्केटिंग के लोग हैं और इनको फुटबॉल का उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए कहने के अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाते ये लोग। और ये लोग जान नहीं पाते थे कि कौन से फुटबॉलर के ऊपर, ये कौन सी यंग प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स कहने के हाथ से जा चुके यूनाइटेड के, राइट। इसमें से अगर आप बोले कि ओले गुनार सोल्शर के टाइम में ओले गुनार सोल्शर एर्लिंग हालैंड को लेके आना चाहते थे, राइट। लेकिन इन दोनों महान लोग ने बताया कि नहीं, एर्लिंग हालैंड का बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है, राइट। अब देख पा रहे हो आप एर्लिंग हालैंड क्या उखाड़ रहा है, राइट। उसके बाद अगर जब जिम रैटक्लिफ आए थे, उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम सजेशन दिया था, दैट इज डार्विन नूनेज बोलो या फिर लुइस डियाज बोलो या फिर जुलियन अल्वारेज बोलो, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर हमारे जो ओनर्स है, वो लोग बोले थे नहीं, ये सब गंदे प्लेयर्स है, इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आप देख ही पा रहे हो, एक बंदा लिवरपूल में खेल रहा है या एक बंदा मैन सिटी में खेल रहा है और क्या क्या कर रहा है। तो कहने की जो रिक्रूटमेंट है बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये गलत
हो रहा है, बहुत सारे एवरेज प्लेयर को हम ज़्यादा पैसा दे के खरीद रहे हैं एंड बहुत अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनको हम कहने की खरीद नहीं पा रहे। इस बार भी आप बोलो कि एरिक टेन हाग का जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो मेन साइनिंग था, उसका जो मेन प्रायोरिटी था, दैट इज किम जेन, जो हमारा बायर्न म्यूनिख का सेंटर बैक है। तो कहने की किम के ऊपर हम लोग ने बिग डाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर द ग्लेजर्स एंड कहने की ये दो महान जो मैनेजमेंट के लोग थे, इन्होंने कही किम के ऊपर उतना भरोसा नहीं जताया, राइट। तो कहने की ये तो चीज़ है, ग्लेजर्स कहने के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ग्लेजर्स कहने के फुटबॉलिंग ब्रेन को अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, ग्लेजर्स कहने की मैनचेस्टर यूनाइटेड को एज अ क्लब नहीं एज अ कंपनी चला रहे, यहाँ से कहने के प्रॉफिट निकाल रहे, और ग्लेजर कहने के पूरे कंट्रोल में, इसलिए 10-12 साल में यूनाइटेड का इतना गंदा हालत हुआ है, राइट। एंड सबसे बड़ी बात है कि 1 साल से आप स्टोरी सुन रहे हो कि कतारी टेक ओवर करेंगे यूनाइटेड को, एंड ग्लेजर ने 1 साल तक कतारी को घुमाया एंड उसके बाद एक अनरियलिस्टिक प्राइस कतारी को देने के लिए बोला, इसलिए कतारी भी हम लोग मूव ऑन कर गए। कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक अच्छा पीरियड शुरू होने वाला था, शायद बहुत सारे लोगों के अंदर ये ड्रीम था, लेकिन वो ड्रीम चकनाचूर हो गया जब कतारी बोले कि नहीं भाई इतना हम पैसा नहीं दे सकते। ऑलमोस्ट 5 बिलियन या 5.5 बिलियन में कतारी मान गए थे, लेकिन फिर लालच ज़्यादा आया ग्लेजर के ऊपर, ग्लेजर ने बोला और भी ज़्यादा चाहिए, तो कतार भाई बोले कि हम जाते हैं भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मतलब इतना फिजूल खर्चा नहीं है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था। देखो इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होता है मार्केट में, और उसके बाद वो लोग बोले थे कि ओल्ड ट्रैफर्ड का भी रिनोवेशन कराएंगे, कैरिंगटन की रिनोवेशन करवाएंगे, हमारा जो वुमेन्स टीम है उनका भी एक डेवलपमेंट होता, लेकिन ये प्रोजेक्ट ही रह गया, प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, क्योंकि कतार टेक ओवर नहीं किया, राइट। इसके ऊपर हम किसके ऊपर जिम्मेदारी देंगे? दैट इज ग्लेजर्स के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं हुआ, राइट। और उसके बाद आता है जिम रैटक्लिफ। अभी तो सुनने में आ रहा है कि 20% स्टॉक होल्डर जिम रैटक्लिफ लेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या डेवलपमेंट होगा। एंड आई डोंट थिंक सो क्या कुछ डेवलपमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि देखो अगर बहुत सारे लोग बोलते कि देखो ये पैसा वैसा कुछ नहीं, पैसा तो हाथों का मैल है, राइट। हिस्ट्री, प्राइड, यही चीज़ है कि अगर एक फुटबॉल क्लब को ग्रेट बनाना चाहते हो तो यही चीज़ है। देखो भाई इस 21st सेंचुरी में जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे पैसा इज अल्टीमेट। आप देख सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी 10 से 12 साल पहले मैनचेस्टर सिटी पिक्चर में नहीं था। 2007, 2008, 2010 मैन सिटी इज नोवेयर, राइट। लेकिन वो लोग इतना डेवलप क्यों किए? पेप गार्डियोला की वजह से? एकदम ही नहीं। पेप गार्डियोला तो भाई बायर्न म्यूनिख में भी था, वो बायर्न म्यूनिख में कि यूसीएल उखाड़ पाया? कुछ भी नहीं उखाड़ पाया, राइट। तो पेप गार्डियोला जीनियस तो है, वो तो बड़ा मैनेजर है, वो तो अलग बात है, लेकिन इतना डोमिनेंस कैसे हुआ और प्रीमियर लीग को बुंडेसलीगा कैसे बना दिया पेप गार्डियोला ने? पेप गार्डियोला के दिमाग से, घंटा दिमाग से, राइट। पैसा सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया। अब और भी अगर गर्मा गर्म आप एग्जांपल देखना चाहते हो, दैट इज न्यूकासल यूनाइटेड। पिछले साल एक टाइम पे न्यूकासल यूनाइटेड 17 पोजीशन पे, 17 पोजीशन पे था, रिलेगेशन बैटल झेल रहा था। अभी कहीं ना कहीं पिछले साल वो लोग टॉप 4 में फिनिश किए, इस बार भी टॉप 4 या 5 में फिनिश करेंगे, यूसीएल खेल रहा है। तो एक साल के अंदर इतना चेंज कहाँ से आया? एडिया क्या मास्टरमाइंड, जीनियस है। घंटा पैसा हो, और ये पैसा को आप अगर सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो आपके क्लब में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हाँ, बट ऑब्वियस पैसा ठीक जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कहने के कंट्रोल में मैनेजर हो, अगर कंट्रोल में अगर ओनर्स हो जाए तो आपका क्लब पीएसजी बन सकता है, आपका क्लब चेल्सी बन सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पैसा ठीक ठाक जगह पे मैनेजर के कंट्रोल में आता है एंड मैनेजर वो खर्चा करना चाहता है या फिर मैनेजर के डिसीजन के ऊपर क्लब रन करता है, तो आपका क्लब मैन सिटी या फिर न्यूकासल यूनाइटेड हो सकता है। तो वहाँ पर भी कहने की मैन यूनाइटेड का एक अच्छा दौर आने वाला था या हो सकता था, लेकिन वो भी ग्लेजर के लिए खत्म हो गया। हाँ, ये तो ठीक है, आई कैन एग्री विद इट। ग्लेजर इज वन ऑफ द मेन रीजन, एक 30% या 40% रीजन बोल सकते हो कि यूनाइटेड इतना डाउनफॉल क्यों फेस कर रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड पोजीशन पे आते हैं या सेकंड डिस्कस करेंगे, दैट इज एरिक टेन हैग। यस, कहने की मैं मेरा थंबनेल ये है कि बैक द टेन हैग, मतलब ये नहीं कि एरिक टेन हैग जो गलती की है उसको हम जस्टिफिकेशन दें, नहीं, एरिक टेन हैग की भी बहुत सारा गलती है। मैंने बोला ताली एक हाथ से नहीं बजता है, 2 हाथ लगेगा, यहाँ पे 2 नहीं 4 हाथ लगा है। ये बड़ा सा ताली है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड का इतना बड़ा जो डाउनफॉल हुआ है, ये बड़ा सा ताली है, छोटा मोटा ताली नहीं है, तो 4 हाथ लगे हैं। तो सेकंड हाथ या फिर सेकंड हम लोग चीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज एरिक टेन हैग खुद। देखो एरिक टेन हैग अच्छा मैनेजर, एरिक टेन हैग एक अच्छा कोच भी है, मैनेजर के साथ साथ कोच भी है, और उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है। एक्स में कहने के एक जो दौर लेके आया था, जो एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके आया था, उसका मेन रीजन एरिक टेन हैग था, दैट इज एप्रिशिएटेड। उसके ऊपर बातचीत नहीं होगा, लेकिन एरिक टेन हैग के क्या क्या फ्लॉज है हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। पहला फ्लॉज है एरिक टेन हैग बड़े प्लेयर के साथ रिलेशन नहीं बना पाए, क्योंकि देखो एरिक टेन हैग कभी भी बड़े प्लेयर के साथ काम नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं एक्स इज अ यंग प्लेयर्स टीम, राइट, क्लब जो यंग प्लेयर को स्काउट करते, बड़ा बनाते, फिर इसको बेच देते, राइट। तो बड़े प्लेयर्स लेजेंड के साथ एरिक टेन हैग कभी काम नहीं किया। यूनाइटेड में आके पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे या डेविड डिया जैसे बड़े प्लेयर के साथ वो लोग
काम किए। अब जब आप जानते हो कि बड़े प्लेयर्स के साथ आप जब काम करते हो तो आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास ईगो होता है जो होना भी चाहिए। देखो आप अगर 10 साल 15 साल से एक कहीं ना कहीं प्रोफेशन में हो और उस प्रोफेशन में बहुत कुछ उखाड़ लिए हो, राइट, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके पास है, बहुत सारे मैचेस आप खेल चुके हो, तो थोड़ा बहुत ईगो या फिर बोलो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सबके साथ। लेकिन ये ईगो या पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर नहीं है आपके अंदर ये कला, तो आप बड़े क्लब में जाके स्ट्रगल करोगे। जो एरिक टेन हैग का पहला सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उनका रिलेशन को थोड़ा मैनेज करना चाहिए था। अगर ये होता तो कहने की यूनाइटेड का इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ मेंटलिटी मॉन्स्टर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ बिग कैरेक्टर, और ऐसा एक कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा एक लीडर आपके टीम में होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एसी मिलान। एसी मिलान सीरिया बहुत दिन से नहीं जीत रहा था। ज़्लातान आया, ज़्लातान आके कहने की पहले साल ही एसी मिलान ने सीरिया उखाड़ लिया कि ज़्लातान आके बहुत सारा गोल दिया, थोड़ा बहुत गोल दिया, लेकिन कहने की जो लीडरशिप है, जो आपके बैक स्टेज में कहने की ड्रेसिंग रूम में एक बंदा लीड करता है, वो होता है एक लीडर, और वो होता है एक लेजेंड जिसके पास वो कैरेक्टर है, जिसके पास वो ऑरा है, जिसके पास वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है। अगर ऐसा प्लेयर आपके पास नहीं है तो आपका टीम स्ट्रगल करेगा। आपका टीम में अंदर अगर सारे मीडियोकर प्लेयर है या फिर एवरेज यंग प्लेयर है तो आपका टीम स्ट्रगल करेगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर अभी तक यूनाइटेड में होता, या फिर टेन हैग उसको कन्विंस कर पाता, या फिर रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना पाता कि यहाँ से भैया तू रिटायरमेंट ले, 39-40 ईयर तक यहाँ पे खेल, प्लेइंग 11 में खेल, या फिर सुपर सब खेल, या फिर कुछ भी खेल, राइट, धीरे धीरे मैनेजमेंट पे आ जा मेरे साथ। तो कहने कि अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट होता क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ तो यूनाइटेड का कहीं ना कहीं इतना खराब पोजीशन नहीं आता। क्योंकि आप देख पाए हो कि पिछले साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिंगल हैंडेडली यूनाइटेड को यूसीएल में क्वालिफाई किया था राउंड ऑफ 16 में, और हम लोग ग्रुप में टॉप फिनिश किए थे, राइट। तो और इस बार ग्रुप में 4th फिनिश किए। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ द, देखो इस बार की यूसीएल में यूनाइटेड बहुत गंदा खेला नहीं, सबसे ज्यादा गोल हमने दिया है पूरी यूसीएल के कैंपेन में इस बार, लेकिन सबसे ज्यादा गोल हमें नहीं कंसीड किया है पूरी यूसीएल में कैंपेन में। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर सिचुएशन में जो एक कैरेक्टर होने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करने की जरूरत है, वो कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लीडर नहीं है कोई। ब्रूनो फर्नांडिस के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन वो होता है ना शेर वाला लीडरशिप, वो ब्रूनो के अंदर मिसिंग है, राइट, वो नहीं आएगा, वो अंदर से होता है, राइट। तो दैट द पॉइंट। पहला चीज ये है कि लेजेंड के साथ, बड़े नाम के साथ एरिक टेन हैग रिलेशन नहीं बना पाया। अभी वरान के साथ या कैशिमिरो के साथ भी थोड़ा पंगा हो रहा है, तो ये एक फ्लॉज है, राइट, एरिक टेन हैग का। दूसरा जो फ्लॉज है कि बायसनेस, उसके जो खुद के जो फेवरेट प्लेयर्स है, लाइक ओनाना बताओ या फिर एंटनी बताओ, इस प्लेयर्स के ऊपर वो हर्ष कोई डिसीजन नहीं ले पाते। अगर रोनाल्डो के ऊपर आप इतना अच्छा खराब डिसीजन ले पाते हो कि भाई तू निकल यहाँ से, कि तू मेरे अगर सिस्टम में फिट नहीं होता तो निकल, तो ये चीज़ आप अप्लाई ओनाना के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि देखो आप, हमारे पास बायंद्रे बोल के एक दूसरा भी गोलकीपर है, और ओनाना इतना सारा हाउलर किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ ओनाना को निकाल दो, लेकिन अब रोटेट तो कर सकते हो। नहीं, रोटेशन नहीं होगा। एंटनी को इतना सारा मैचेस खिलाए, रोटेशन आपने नहीं किया। फकुंदो बैलेस्टिनो को आपने रोटेशन किया ही नहीं, राइट। अमाद दियालो आएगा, आप देखना पड़ेगा अमाद दियालो को रोटेशन करता है कि नहीं, राइट। तो कहने की जो बायसनेस है वो भाई एरिक टेन हैग को कहने कि ये 3-4 महीने में बहुत डुबा ले गया, राइट। तो ये बायसनेस अगर आप साइड नहीं करते हो तो भैया प्रॉब्लम है, राइट। एरिक टेन हैग को ये जानना पड़ेगा, यू आर नॉट इन नेदरलैंड या यू आर इन इंग्लैंड, और आप मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे एक बड़े क्लब में कोचिंग कर रहे हो। बड़ा क्लब मतलब ट्रॉफी वाइज तो अभी हम बड़े क्लब नहीं है, लेकिन रेवेन्यू वाइज यस, अभी भी हम लोग प्रीमियर के टॉप क्लब है। मैन सिटी भी इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाता हम लोग जितना करते, क्योंकि यूनाइटेड का फैन बेस पूरे ग्लोबल में सारे जगह पे है, राइट। तो आप इतना बायसनेस दिखाओगे तो भाई इंग्लिश मीडिया बोलो या फिर यूनाइटेड फैंस बोलो, आपको कच्चा खा जाएंगे, और खा भी रहे हैं, और थोड़ा बहुत आप डिजर्व भी करते हो, क्योंकि ये बायसनेस आपके पास है। रैशफोर्ड के ऊपर भी बायसनेस था, तो अभी बहुत गंदा परफॉर्मेंस देने के बाद अभी रैशफोर्ड को भी निकाला है बंदे ने, बेंच किया है, राइट। तो ये बायसनेस कहने गई, वरान के साथ जो बायसनेस कि वरान को मैं नहीं खिलाऊंगा, या कैशिमिरो का तो थोड़ा बहुत बायसनेस क्रिएट हो रहा था। एंड एक भी और चीज़ है कि आप ट्रांसफर मार्केट में गए थे कि फ्रैंकी डियोंग को ही आपको लेना है, इतना बायसनेस क्यों भाई? फ्रैंकी डियोंग जैसा उसके स्किल का प्लेयर, मतलब बॉल कैरियर, आप दूसरा भी ले सकते हो। दुनिया में बहुत सारे क्लब्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है, दूसरा भी आप ले सकते हो। दूसरे प्लेयर को फोकस करो, वो बंदा अगर नहीं आना चाहता, लेकिन वहां पर भी बायसनेस है, नहीं मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही लड़की चाहिए। अबे वो लड़की अगर भाव नहीं दे रही है, मूव ऑन यार, उतना तो कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये बायसनेस एरिक टेन हैग को निकालना पड़ेगा, पहला दूसरा चीज है। और तीसरा चीज है कि उसका कहने की ट्रांसफर मार्केट का डिसीजन। देखो पिछले वाले ट्रांसफर मार्केट में हमारा
ठीक ठाक ही गया था। क्रिस्टियन एरिक्सन आए थे फ्री में, कैशिमेरो आए थे, उसके बाद लिसांड्रो मार्टिनेज आए थे, एंड उसके बाद कौन आया था, और टारल मलासी आए थे, राइट। तो ठीक ठाक ही गया था और हम लोग कहने की पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस भी किए थे। लेकिन इस साल अगर मैं कहने की ट्रांसफर मार्केट की बात बोलूँ, टेन हाग जब या मैन यूनाइटेड जब इस बार समर विंडो में जा रहा था, तो कहने की हम लोग को 3-4 डिपार्टमेंट में एक प्लेयर मिनिमम चाहिए था ही। पहला ही गोलकीपर, एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर, बिकॉज डेविड डिया का बॉल प्लेइंग गोलकीपर नहीं है, और उसके लिए हमने पिछले साल बहुत सारा खराब रिजल्ट हम लोग एडमिट किए, राइट। उसके बाद एक सेंटर बैक, उसके बाद एक मिडफील्डर, बॉल कैरियर मिडफील्डर, एंड उसके बाद एक सेंटर फॉरवर्ड, राइट। सेंटर फॉरवर्ड में आपको आप रास्मस हॉलैंड को लेके आए। सेंटर फॉरवर्ड में वो तो अलग चीज़ है कि 85 मिलियन आपको देना पड़ा, क्योंकि दैट द ग्लेजर पहले अप्रोच नहीं किए। अगर अप्रोच करते तो 40 मिलियन में हम लोग निकाल पाते हॉलैंड को, लेकिन वो तो ग्लेजर की बात है। वो तो मैंने पहले पॉइंट में बोल ही दिया कि हमारे पास मैनेजमेंट में बहुत गंदे लोग हैं, एंड जो डील नहीं कर पाते, जो फुटबॉलिंग ब्रेन नहीं है, सही टाइम पे सही लोगों को अप्रोच नहीं कर पाते, इसलिए बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे हाथ से निकलते हुए और बहुत एवरेज प्लेयर को हम लोग ओवर पे कर रहे हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर एरिक टेन हाग की गलती बताए तो आप ओनाना को लेके आए, ठीक है फाइन। ओनाना अभी तक ठीक ठाक प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन वो बंदा हो जाएगा। आप जानते हो कि ओनाना बॉल प्लेइंग गोलकीपर है, ठीक है। आप कहने की अगला जो मेन टारगेट था दैट सेंटर बैक। हमारे पास सेंटर बैक नहीं था, क्योंकि पिछले साल राफेल वराना, लिसांड्रो मार्टिनेज का पेयर बना था, लेकिन इस बार आप जानते हो कि 2 या 3 सेंटर बैक से काम नहीं होगा, मिनिमम 5 सेंटर बैक आपके टीम में चाहिए होता है। तो आपको पता है कि 1-2 का इंजरी होगा तो क्या होगा। तो हमारे पास था हैरी मैगुआयर, हमारे पास था विक्टर लिंडेलॉफ, हमारे पास और कोई सेंटर बैक नहीं था। तो और कोई सेंटर बैक के लिए आप गए क्यों नहीं? आपको किम जब नहीं मिला 1-1.5 महीने के अंदर, तो आप अगले सेंटर बैक के ऊपर गए क्यों नहीं? ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि भाई आमराबाद को आप लेके आए, ठीक है, कैशिमेरो का आप एक रिप्लेसमेंट लेके आना चाहते थे, लेकिन आप बॉल कैरियर क्यों नहीं लेके आए? अब अगर आपके पास बॉल कैरियर चाहिए होता तो मेसन माउंट के लिए आप क्यों गए? क्योंकि मेसन माउंट इधर नंबर 10, राइट। नंबर 10 में हमारे पास ब्रूनो फर्नांडिस है, और फिर अमाद दियालो भी खेल सकता है, क्रिस्टियन एरिक्सन भी खेल सकता है, मतलब नंबर 10 में हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स थे। लेकिन 60 मिलियन दे के आप मेसन माउंट को क्यों लेके आए? मेसन माउंट का जो 60 मिलियन का वो प्राइस टैग तो पूरा गटर में चला गया, क्योंकि वो पूरा का पूरा अनयूज्ड। तो ये है ट्रांसफर मार्केट में एरिक टेन हाग इस बार हाउलर कर चुके हैं, उसका फल हमें देखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक बॉल कैरियर नहीं है, हमारे पास सेंटर बैक के लाले पड़ रहे। अगले जो लिवरपूल की मैच है वहाँ पे तो भाई जो सुता ही होगा, क्योंकि हमारे पास हैरी मैगुआयर नहीं है, हमारे पास ल्यूक शॉ भी नहीं है। तो सेंटर बैक की पोजीशन में हमको क्या कौन मिलेगा? दैट इज राफेल वाराना और जॉनी इवांस। और इतना डेस्परेट हो गया क्लब बाद में कि जॉनी इवांस को हमको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ा। जॉनी इवांस फिनिश्ड 35 ईयर्स ओल्ड के सेंटर बैक को हमको प्लेइंग इलेवन में खिलाना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ एरिक टेन हाग सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाए। तो इसका तो फल हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग इतना सारा 14 या 15 गोल स्कोर करने के बाद भी ग्रुप स्टेज क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम 14 से 15 या 16 गोल खा भी रहे हैं। वाई? हमारे पास सेंटर बैक प्लेयर नहीं है, हमारे पास डिफेंस लाइन पे जगह भी नहीं है, राइट। जितना सारे गोल मेहनत करके कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स, उसके ऊपर पूरा का पूरा पानी डाल रहे हैं हमारे सेंटर बैक्स या फिर जो बैक लाइन है। तो ये चीज तो है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो ये है एरिक टेन हाग की गलती। अब अगर तीसरी हाथ या तीसरी चैप्टर में हम लोग जाए, तीसरी कारण के ऊपर हम लोग डिस्कस करें, दैट इज प्लेयर्स। देखो ये तो मानना पड़ेगा, प्लेयर्स हमारे गधे हैं। वी हैव अ वेरी मीडियोकर प्लेयर्स। देखो अगर मैनेजर ही मेन प्रॉब्लम होता है तो इतने सारे मैनेजर चेंज क्यों है? हम लोग ने मोरिनो को लेके आए, उसके बाद तो उसके पहले तो लुई वैन गाल एंड डेविड आए थे, उसको छोड़ ही दो। हमने मोरिनो को लेके आए, जोसे मोरिनो को हम लोग लेके आए, उसके बाद ओले गुनार सोल्शेयर आया, उसके बाद जिम रैटक्लिफ आया, उसके बाद हमारा एरिक टेन हाग है। और प्लेयर्स यही थे, एंटनी मार्शियल, मार्कस रैशफोर्ड, स्कॉट मैकटोमिनी बोलो, ल्यूक शॉ बोलो, हैरी मैगुआयर बोलो, विक्टर लिंडेलॉफ बोलो, यही सारे प्लेयर्स थे। अब ये सारे प्लेयर्स अगर आपके टीम के क्या बोलते हैं जो डिक्रीजमेंट हुआ है उसमें अगर कारण नहीं है, तो भाई इतना मैनेजर चेंज क्यों हुआ है? प्लेयर्स तो अच्छे नहीं, प्लेयर्स हमारे पास अच्छे नहीं है, प्लेयर्स हमारे पास बहुत मीडियोकर है। अगर स्कॉट मैकटोमिनी आपके मिडफील्ड में है तो भाई स्कॉट मैकटोमिनी वेरी लो IQ लेवल एक मतलब फुटबॉलर है। वो आप अगर आपके मिडफील्ड में प्लेइंग इलेवन में रेगुलर खेल रहा है तो आपकी टीम में भाई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो और आपके पास अगर हैरी मैगुआयर है तो भाई आपकी टीम में प्रॉब्लम है। देखो इसमें मत झाते में रहना कि 1 महीने के हैरी मैगुआयर के परफॉर्मेंस आप झाते में मत रहना। 3 साल से हैरी मैगुआयर या 4 साल से हैरी मैगुआयर क्या कर रहा है ये हमको पता है। स्कॉट मैकटोमिनी क्या 4-5 गोल में मोटिवेट मत होना। स्कॉट मैकटोमिनी इतने साल क्या कर रहा है हमको पता है। रैशफोर्ड इतने साल क्या कर रहा है पता है। एंटनी मार्शियल इतने साल क्या कर रहा है हमें पता है।
बहुत मीडियोकर प्लेयर को हम बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और बहुत मीडियोकर प्लेयर से हम लोग कहने की टीम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होगा। इसको अब स्कॉट मैकटोमिनी को, क्लॉप को भी दो तो स्कॉट मैकटोमिनी के जन्मदिन जिदान मना देगा क्लॉप घंटा। अब हैरी मैगवायर अगर सिटी चला जाए तो वहाँ पे जाके के माल्दी नहीं बन जाएगा घंटा। अब अगर एंटोनी मार्शल को दे दो भाई आंसेलोती को, भाई एंटोनी मार्शल आंसेलोती का बात अलग है, हम लोग दूसरी वीडियो में बातचीत करेंगे। अगर पेप को दे दो एंटोनी मार्शल कि भाई इसको काम चलवा ले, तो एंटोनी मार्शल को हलान बना देगा? नहीं, हमारे पास बहुत मीडियोकर प्लेयर है और हमें कहीं ना कहीं ये सब प्लेयर को हमारे क्लब से निकालना पड़ेगा। बहुत सारे डेड्यूट्स हैं, क्वालिटी प्लेयर जब तक नहीं आएंगे तब क्वालिटी हम स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं देख पाएंगे। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हमारे पास प्लेयर्स अच्छे नहीं, हैव टू एडमिट इट। देखो एरिक टेन हाग के मैनेजर है, मैजिशियन तो नहीं है, डेविड ब्लेन तो नहीं है, राइट? तो कहने की मैजिक कर देगा। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। इस बार की विंटर विंडो में एक सेंटर बैक चाहिए। अगले जो समर विंडो है मुझे लगता है, मैं चाहता हूं कि जितने सारे प्लेयर्स हैं डेब्यूट्स हैं वो सारे चले जाए और नए प्लेयर्स रिक्रूट करें। इतने सारे फालतू प्लेयर्स का कोई फायदा नहीं है। स्कॉट मैकटोमिनी बोले हैरी मैगवायर को मोटिवेट नहीं होना, हैरी मैगवायर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, मोटिवेट नहीं होना, स्कॉट मैकटोमिनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, मोटिवेट नहीं होगा, डियागो डालो को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, ऑलरेडी डियागो डालो को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है। दैट इज द मेन रीजन कि डियागो डालो को हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, रैशफोर्ड को हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पिछले साल के 6 से 7 महीने के पैचेस के लिए। तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग प्रोफेशनल नहीं, हम लोग इमोशनल क्लब बन चुके हैं कि 3-4 महीना अच्छा परफॉर्मेंस किया, चलो फ्रेंड्स को कॉन्ट्रैक्ट देते। अरे भैया ऐसा करोगे तो भाई प्रॉब्लम है। सर्जियो रेमोस को रियल मैड्रिड ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू प्रोग्रेस। सर्जियो रेमोस ठीक है, बहुत बड़ा कप्तान है, एल कप्तान है, ये है वो है, यूसीएल में 94 मिनट में गोल स्कोर कर चुका है, ठीक है, वो बात की बात है, दैट इज पास्ट। रियल मैड्रिड कहने की फोकस करता है फ्यूचर के ऊपर, दैट्स व्हाई दे आर इन द टॉप। अगर आप इमोशनल डिसीजन लेते हो तो आपको यूनाइटेड जैसे डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा। तो कहने की इमोशनल डिसीजन नहीं, अभी हमको प्रोफेशनल डिसीजन लेके अच्छे प्लेयर्स, क्वालिटी प्लेयर, बड़े पैसे वाला प्लेयर्स नहीं, मतलब 100 मिलियन का मुद्रिक भी तो लेके आया चेल्सी, ऐसा नहीं, क्वालिटी प्लेयर को स्काउट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे एक फुटबॉल ब्रेन की जरूरत है जो स्काउटिंग डिपार्टमेंट को तगड़ा करे, नॉट लाइक रिचर्ड अर्नोल्ड, नॉट लाइक जॉन मर्ता, राइट? तो ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट ये है कि देखो इंजरी, तब एरिक टेन हाग अनलकी है, ये तो मानना पड़ेगा। अभी दिसंबर का 15th, अभी मिडिल ऑफ दिसंबर में हम लोग हैं, अभी यूनाइटेड को 26 इंजरी हो चुके हैं, 26 इंजरी। हमारे पास सेंटर बैक पेयर ही नहीं है हमारे पास। जो सेंटर बैक पेयर पिछले साल एरिक टेन हाग ने बनाया था लिसांड्रो मार्टिनेज वराने का, वो सेंटर बैक पेयर ही नहीं है, राइट? उसके बाद लुक शॉ नहीं था बहुत सारे मैच, अभी भी 2 वीक के लिए फिर से लुक शॉ जाएगा वापस हॉस्पिटल में। वन-बिसाका नहीं था, मिडफील्ड में कैशमेरो नहीं है, एरिक्सन नहीं है, मिडफील्ड का भी 2 प्लेयर्स नहीं है, आप देख सकते हो, राइट? रैशफोर्ड अभी फॉर्म में नहीं। तो इतने सारे इंजरीज अगर एक टीम में होता है एक टाइम पे, तो भाई कोई भी क्लब कमबैक नहीं कर पाता। देखो आप अगर टॉटनहम हॉटस्पर को देखो, 2-3 इंजरी हो गया, मेडिसन हो गया, मिकी वैन ड वेन के इंजर्ड हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंजर्ड हो गए, तो टॉटनहम भी स्ट्रगल कर गया। सिटी को देखो, केविन डी ब्रुयने नहीं था, जैक ग्रिलिश नहीं था, रॉड्री सस्पेंडेड था, तो सिटी भी कहने की 5-6 मैच में खराब पोजीशन पे आ गया था। तो अगर दूसरे क्लब को सिंपथाइज करना चाहते हो कि दूसरे क्लब अगर कहने के अगर इंजर्ड होते प्लेयर्स, तो भाई तो ठीक है, इंजर्ड प्लेयर से तो कैसे करेंगे मैनेज कैसे करेंगे? तो एरिक टेन हाग के ऊपर आप वो क्यों लागू करते हैं? तो ये आपके क्लब के ऊपर होता है तो सिंपथी, और मेरे क्लब के और दूसरे क्लब के ऊपर होता है तो भाई ये कैसे, वो वाला वो मीम हो गया कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता। तो ऐसा तो नहीं है। तो कहने कि अगर आप खुद के क्लब को सिंपैथी दे रहे हो तो दूसरों के क्लब को भी सिंपैथी देना पड़ेगा, क्योंकि प्लेइंग 11 जो प्रॉपर प्लेइंग 11 है, प्रॉपर प्लेइंग 11 क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेन प्लेइंग 11 एरिक टेन हाग का क्या है? ओनाना, वन-बिसाका, लिसांड्रो मार्टिनेज, वरान, लुक शॉ, आपका कैशिमेरो, क्रिस्टियन एरिक्सन या फिर कैशिमेरो, मेसन माउंट, उसके बाद आपका ब्रूनो फर्नांडिस, यहाँ पे एंटनी, यहाँ पे आपका गर्नाचो या फिर रैशफोर्ड या फिर रैशफोर्ड गर्नाचो और ऊपर हॉयलैंड। ये है टोटल मेन प्लेइंग 11। और ये प्लेइंग 11 आज तक एरिक टेन हाग खिला ही नहीं पाया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंजरी। मिनिमम 3 से 4 प्लेयर मिसिंग था हर एक मैच में। ऐसा भी हुआ है कि 8 प्लेयर मिसिंग है यहाँ पे। ओनाना और हॉयलैंड और ब्रूनो था और बाकी के प्लेयर्स नहीं थे। जॉनी इवांस खेल रहा था, हैरी मैगवायर खेल रहा था, जो हैरी मैगवायर सेविंग आवर एज, राइट? इस कहने की इंजरी रिकॉर्ड यहाँ पे चला है कि हैरी मैगवायर को रेगुलर मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, कोबी मैनो को मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, आम्राबाद को मैक्सिमम मैचेस खेलना पड़ रहा है, स्कॉट मैकटोमिनी को स्टार्टिंग लेना पड़ रहा है बैक टू बैक मैचेस में। वाई?
बिकॉज ऑफ द इंजरी। इसमें आप मुंह घुमा नहीं सकते भाई नहीं इंजर्ड नहीं है, इंजर्ड है प्लेयर और इंजरी होता है तो भैया लिवरपूल को भी 6-7 पोजीशन में फिनिश करना पड़ा था जब लास्ट सीजन, और उसके लास्ट सीजन एलिसन ने लास्ट में गोल करके मैच जिताया था। बहुत सारे मैच हारे थे लिवरपूल ने जब आई थिंक कोरोना के टाइम में जब मैन सिटी नंबर 1 हुआ था और मैनचेस्टर नंबर 2 पे था उस सीजन, बहुत सारी इंजरी फेस करना पड़ा था क्लॉप को। तो कहने की इंजर्ड प्लेयर्स है, अब जाबी को कहने की फेस करना पड़ रहा है। 2-3 प्लेयर्स गए हैं, गावी गया है, उसके बाद उनके गोल के बाद टेस्ट गए हैं, बहुत गड़बड़ हो चुका है जाबी का। और यहाँ तो भाई 24-26 राइट, मैं बता ही चुका हूँ, क्रिस्टियन एरिक्सन, मेसन माउंट, कैशिमेरो, राफेल वारान, लिसांड्रो मार्टिनेज, अभी अगर बोलो लुक शॉ, उसके बाद वन बिसाका, 7 मेन प्लेयर्स नहीं है तो कहने की तो स्ट्रगल करेगा। तो आपको इस पॉइंट पे आपको सिंपैथी देना चाहिए। एरिक टेन हाग ने कई बैड लक है क्योंकि उनको मेन प्लेयर्स अभी तक उनके पास नहीं है, दैट इज द मेन पॉइंट राइट। अभी कंक्लूजन क्या है, क्या करना पड़ेगा, एरिक टेन हाग को सैक कर दिया जाए? नहीं, एकदम ही नहीं। माई कंक्लूजन इज बैक योर मैनेजर। इस बार का विंटर विंडो और ये सीजन पूरा, अगले साल का समर विंडो और वो सीजन पूरा, ये 1.5 सीजन दो, आई कैन बेट ऑन इट। एरिक टेन हाग इज आवर मैन, एरिक टेन हाग कैन चेंज योर क्लब। एरिक टेन हाग एक अच्छा मैनेजर नहीं है, वो बंदा कुछ भी है, उसके अंदर फ्लॉज है, मैंने बताया। वो ये सब डील कहने की बड़े प्लेयर्स के ईगो हैंडल नहीं कर पाता, उसको आ जाएगा बाद में, धीरे धीरे आ जाएगा राइट। लेकिन कहने के अगर आप टेन हाग को सैक करोगे तो किसके जैसा हालत हो जाएगा आपको पता है, दिल्ली चेल्सी की जैसा हालत हो जाएगा। थॉमस टुचेल को उन्होंने सैक किया था, 2-3 महीना खराब खेला थॉमस टुचेल, यूसीएल जीत के आ रहा था थॉमस टुचेल, उसको सैक कर दिया चेल्सी ने, चलो हटाओ यार हम लोग थॉमस टुचेल के बिना बड़े मैनेजर अपॉइंट कर लेंगे। क्या हुआ, घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, ग्राहम पॉटर आया, खत्म, 12 पोजीशन में खत्म किया। अब पोचेटिनो आया, अभी भी 12 पोजीशन या 13 पोजीशन में बंदा खत्म कर रहा है। वाई? बिकॉज आप रेगुलर मैनेजर चेंज नहीं कर सकते, इस सिस्टम को आपको बैठाना पड़ेगा। आर्टेटा को आर्सेनल ने ट्रस्ट किया है, इसलिए आर्टेटा का आर्सेनल का एक रनअवे फॉर्म आ रहा है। क्लॉप भी बहुत सारे सीजन हाउलर करते हुए, बहुत सारे सीजन उसका भी स्ट्रगल हुआ था, लेकिन कहने गई क्लॉप के ऊपर ट्रस्ट दिखाया और अभी देखो लिवरपूल की जगह पे। आप बता रहे हो सर यूसीएल में तो फाइनल 4th पोजीशन में खत्म किया यूनाइटेड। अरे भैया 2005-6 सीजन आप जाओ, अगर देखो अगर रिकॉर्ड उठा के, तो हम लोग उस साल भी 4th पोजीशन पे हम लोग फिनिश किए थे। तब कोच कौन था? दी सर एलेक्स फर्गसन। तब यूनाइटेड का एरा था, हम 3 किए थे, हम ट्रिबल जीते थे, उसके बाद हम लोग यूसीएल उसके बाद भी जीते थे। उस एरा में भी एक साल ऐसा आया था कि हम लोग 4th पोजीशन में थे। तब शायद वियारियल था 1 नंबर पोजीशन पे, या मुझे याद नहीं, वियारियल हमारे ग्रुप में गारंटी था, ये मुझे याद है, वो 1 नंबर पोजीशन पे था। लील था शायद, और हम लोग 4th पोजीशन पे, बहुत बड़े क्लब नहीं थे, लेकिन हम लोग 4th पोजीशन में फिनिश किए थे। तो उस सीजन या फिर उस एरा में भी हम लोग अगर 4th पोजीशन फिनिश कर सकते तो इस सीजन क्यों नहीं? हाउलर होते हैं, कहने के खराब पैचेस होते हैं, 6-7 मैचेस एक खराब पैचेस होता है, वहां से अगर हम कम बैक कर पाए, वहां पे अगर सर एलेक्स फर्गसन को सैक कर दो, नहीं हम बोले नहीं तो एरिक टेन हाग को क्यों बोल रहे? और ये भूलना नहीं चाहिए, पिछली साल यही गंदा स्क्वाड लेके एरिक टेन हाग ने 3rd फिनिश करवाया था फ्रॉम नोवेयर, एक कप लेके दिया था, एफए कप के फाइनल में लेके गए थे। तो एरिक टेन हाग अगर 1 साल के अंदर इतना कुछ ट्रांसफॉर्म कर पाते कि एरिक टेन हाग और 1.5 साल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे कि देखो पेप गार्डियोला तो भाई का जो सिस्टम है वो तो सिस्टम कंटिन्यू होता है। एक और पॉइंट है कि भाई अगर मेन प्लेयर नहीं है तो सब प्लेयर से भी तो पेप गार्डियोला उसका सिस्टम चेंज नहीं होता। क्लॉप का तो सिस्टम चेंज नहीं होता, क्लॉप तो उसी सिस्टम से खिलाते, गेगन प्रेसिंग करवाते। हमारे पास तो सिस्टम नहीं है भाई। आप 6-7 साल पुराने एक सिस्टम से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो जो बंदा पिछले साल ही आया हमारे क्लब में? और जितने सारे प्लेयर्स हैं उसमें से 50 या 60% प्लेयर उनके हैं और 40% प्लेयर ऐसे भी है जो उनका प्लेयर नहीं है। अभी एंटनी मार्शल बोलो, टॉनी वैन डे विक बोलो, या फिर आप स्कॉट मैकटोमिनी बोलो, या फिर आप वन बिसाका बोलो, या फिर आप हैरी मैगर बोलो, या फिर आप विक्टर लिंडलॉफ बोलो, ये सारे क्या एरिक टेन हाग के प्लेयर्स है? नहीं, ये सारे एरिक टेन हाग के प्लेयर्स नहीं है। प्लेयर्स उनके भी फ्लॉप होते हैं। पेप गार्डियोला का साइनिंग फ्लॉप नहीं हुआ। आप मैथ्यू न्यूनेस को लेके आए, मैथ्यू न्यूनेस से आप क्या करवा रहे हो? 3 महीने कुछ नहीं करवा पा रहे हो। आप जैक ग्रिलिश को 105 मिलियन में लेके आए, जैक ग्रिलिश क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ पाए उतना कुछ। उसके बाद ट्रॉफी है, ट्रॉफी जैक ग्रिलिश के लिए नहीं है, टीम के लिए है। आप केल्विन फिलिप्स को लेके आए थे 65 मिलियन में, वो तो फ्लॉप हो गया। उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते, क्यों? बिकॉज सिटी के पास ट्रॉफी है दिखाने के लिए। तो फ्लॉप सारे लोगों का ट्रांसफर फ्लॉप होते हैं, 2-3 ट्रांसफर फ्लॉप उनके भी होते हैं, उनके भी बड़े बड़े प्लेयर्स फ्लॉप होते हैं। 100 मिलियन का डार्विन नुनेज लेके आया था आपके जोर्गन क्लॉप, डार्विन नुनेज का 50-60 गोल मार दिए? नहीं, घंटा मारा। लेकिन क्लॉप के पास ट्रॉफी है दिखाने के लिए। टेन हाग की बात भी एक छोटा मोटा ट्रॉफी है, कैराबाओ कप, चलो फाइन, उसको 2 साल दो,
देखो उसके बाद एक ट्रॉफी दिखाएगा टेन हैग, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले साल हम लोगों ने देखा है देयर इज द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर आपके एलेक्स फर्ग्यूसन एरा। तो मुझे लगता है कि 1.5 साल ये विंटर विंडो और अगला समर विंडो टेन हैग को हम लोग सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव एक वेट क्रिएट करते हैं। नेगेटिव तो करना चाहेगा पूरा इंग्लिश मीडिया और बहुत सारे फैंस, लेकिन एक पॉजिटिव अगर हम लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते, आई थिंक एरिक टेन हैग कैन चेंज आवर टेबल। टेक केयर, बाय बाय।